हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। में योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे पनपा था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि गृह युद्ध कैसे पनपा था, और उसी परिस्थिति में उसी सत्ता की साझेदारी को बेल्जियम में किस प्रकार रखा गया, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेल्जियम ने क्या किया है बेल्जियम ने सबसे पहली चीज क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को अपना लिया था। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को अपना लिया था क्योंकि उसमें वह नहीं चाहता था कि जिस तरह श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद पनप रहा है, ओके, जो परिस्थिति वहां पे है वो परिस्थिति उसके देश में भी हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दो जो भाषाई समुदाय है उनके बीच में टकराव हो जाएगा, और उनके बीच में जैसे टकराव हो जाएगा तो देश की आर्थिक जो स्थिति है वो संकट में पड़ जाएगी और देश की अखंडता को क्या होगा, खतरा होगा। ये बात बेल्जियम ने बिल्कुल नोट करी, और नोट करने के बाद में क्या करते हैं, वो अपने संविधान में 4 संशोधन कर डालते हैं। अपने संविधान में 4 संशोधन कर डालते हैं, और कब से कब तक कर डालते हैं, अपने संविधान में संशोधन, संविधान के अंदर संशोधन, बिल्कुल याद रखना, सारे के सारे कॉपी पॉइंट ले लीजिए। संविधान में संशोधन उन्होंने किया, और संशोधन कैसे कब तक किया, इन्होंने किया 1970 से लेकर 1993 तक। 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने 4 संशोधन कर डाले थे, और 4 संशोधन उन्होंने जब किए, और ये जो संशोधन है ये सफल भी हुए, सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहे थे। अब ऐसा क्या था, और ऐसा कहा जाता है कि जो बेल्जियम ने जो ये 4 संशोधन अपनाए थे वो क्या थे, कोई और देश नहीं कर पाया, ऐसा कल्पनाशील उन्होंने अपनाया था। अब ऐसा क्या था, उसके मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो संशोधन था, पहला संशोधन ये था कि केंद्र सरकार के अंदर, ध्यान देना मैं पहले संशोधन की बात कर रहा हूं, पहले संशोधन की बात कर रहा हूं कि भैया जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर चाहे वो फ्रेंच भाषी लोग हो चाहे वो डच भाषी लोग हो, दोनों के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। पहली चीज नोट कर लो, केंद्र जो सरकार है उसके अंदर फ्रेंच भाषी लोग प्लस डच भाषी लोगों के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अगर कोई कानून पारित किया जाता है तो इसमें दोनों भाषाओं के जो सांसद हैं उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी एक तरफा कानून जो है पारित नहीं किया जाएगा। जैसे फ्रेंच भाषी लोग चाहते हैं हम ये कानून पारित करना चाह रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें दोनों भाषा के समुदाय की क्या चाहिए, भागीदारी चाहिए। आगे बात समझ में, ये हो गया क्या, पहला जो है संशोधन हो गया, यानी समान भागीदारी वाला, समान भागीदारी वाला संशोधन हो गया, समान भागीदारी वाला संशोधन हो गया। ठीक है, दूसरे संशोधन की मैं क्या बात करता हूं, दूसरे संशोधन के अंदर क्या बताया, तो दूसरे संशोधन के अंदर यह बताया गया है कि जो केंद्र सरकार की अनेक जो शक्तियां हैं वो 2 क्षेत्रीय इलाके को सुपुर्द कर दी गई। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास जितनी शक्तियां होंगी वही शक्तियां किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास भी वही शक्ति होगी। दूसरे जो संशोधन ये कहा गया। तीसरे संशोधन की मैं बात करता हूं, तीसरे संशोधन में बताया गया कि ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों भाषाओं के जो समुदाय हैं उसमें उनका समान प्रतिनिधित्व देखा गया है। फ्रेंच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि डच भाषी लोग भी चाहते थे कि हम क्या करें, केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व हासिल करें। अगर डच चाहता है तो फ्रेंच भाषी लोगों ने भी सोचा कि हमारा भी समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये तीसरा संशोधन था। चौथा संशोधन क्या निकल के आया, चौथे संशोधन में बात की गई कि यहां पर एक अलग प्रकार की सरकार एक देखने को मिली कि केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, यहां पे एक सरकार नया नाम आता है जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। ये आपको याद रखना है। ये कौन से चौथे में संशोधन में बात की गई, सामुदायिक सरकार की, सामुदायिक, सामुदायिक सरकार। अब ये सामुदायिक सरकार क्या है, पहली चीज, सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होता है वो एक भाषा बोलने वाले लोग ही करते हैं, अर्थात एक भाषा बोलने वाले लोग ही इस सरकार को चुन सकते थे, चाहे वो फ्रेंच भाषी लोग हो चाहे डच भाषी लोग हो चाहे वो कहीं पे भी रहते हो। ओके, और इस जो सरकार, इसको अधिकार भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, तीनों के आधार पर क्या था, कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ था। यहां तक बात कंफर्म हो गई। ये चीज समझने के बाद में मॉडल हमको कैसा लगा, थोड़ा जटिल लगा, लेकिन ये सफलतापूर्वक भी रहा। क्यों रहा? क्योंकि इससे गृह युद्ध की जो स्थिति थी वो पनपी नहीं। अगर वो गृह युद्ध की स्थिति पनप जाती तो दो समुदाय के बीच में टकराव हो जाता। सिंपल सी बात है। ये 4 संशोधन इसलिए इन्होंने किया कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो देश है, उसमें लोगों के बीच में क्या हो, बेगानापन नहीं हो, असंतोष नहीं हो, लोगों के अंदर रोष उत्पन्न नहीं हो, उनको ऐसा ना लगे कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जैसे कि श्रीलंका में देखने को मिला था। ऐसा बेल्जियम ने वालों ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, खतरे में होगी। आगे बात समझ में, इसलिए इन्होंने क्या किए, 4 संशोधन किए थे। आगे बात समझ में, इसके बाद समझने योग्य बात यह है कि
यूरोपीय जो देश है उन्होंने अपना एक संघ बनाया और यूरोपीय देशों ने अपना संघ बनाकर अपना एक मुख्यालय निश्चित किया और वो किसको बनाया गया? ब्रुसेल्स को बनाया गया। यूरोपीय संघ किसको बनाया गया? यूरोपीय संघ के मुख्यालय किसको बनाया गया? ये ब्रुसेल्स को बनाया गया। ये ब्रुसेल्स को बनाया गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको बनाया गया? ब्रुसेल्स को बनाया गया। ये वाली चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, दोनों ही देश की स्थिति अलग अलग है, सिंपल सी बात है। दोनों देशों में लोकतंत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी वहां पे सत्ता की साझेदारी अलग अलग है। क्यों? श्रीलंका में तो क्या हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ गया, जबकि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहां पे गृह युद्ध नहीं छिड़ा, तो उन्होंने जो 4 संशोधन है यही करके उन्होंने वहां पर क्या किया, शांति स्थापित करी है। आई बात समझ में? अगर दोनों एक ही चीज करते कि जैसे कि जो डच भाषी लोग हैं उनका अनुपात ज्यादा है, या सिंगली भाषा के समुदाय है उनका श्रीलंका में सिंगली भाषा उसका जो है अनुपात ज्यादा है, अगर दोनों बहुसंख्यकवाद करते तो क्या होता है कि दोनों ही देश दो भाषा के अंदर बट गए होते और वहां पर क्या होता है, जो शासन व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाती। आ गई बात समझ में? यही चीज आपको यहां तक कंफर्म कर लेनी है कि बेल्जियम की समझदारी का मतलब है कि बेल्जियम ने 4 संविधान ऐसे निकाले थे जिससे उनके लोगों को बेगानापन का जो है अनुभव नहीं करना पड़े, लोगों में रोष यानी वहां पर क्रोध उत्पन्न नहीं हो, उनको अल्पसंख्यक को ऐसा न लगे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आगे बात समझ में? इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी आता सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं, एक तो युक्ति परक होता है और एक नैतिक तर्क होता है। तो युक्ति परक क्या है? तो युक्ति परक है कि लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला। मतलब कोई भी हम फैसला लेते हैं तो उसके बारे में हम पहले सोचें कि वो सही होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, और नुकसान तो हमारे पास ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। तो क्या बता रहा है कि लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला ही क्या कहलाएगा? युक्ति परक कहलाएगा। जबकि जबकि पूरी तरह से नैतिकता पर जबकि पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला बिल्कुल इसके उलट होता है, नैतिक परक के बिल्कुल उलट होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच में टकराव का अंदेशा जो होता है वो कम हो जाता है, और टकराव का अंदेशा कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि देश की राजनीतिक स्थिति है वो बिगड़ेगी नहीं, अशांति नहीं छाएगी, चारों तरफ जो रहेगा वो शांति का माहौल रहेगा, आंदोलन नहीं होंगे, हिंसा का जो है माहौल नहीं बनेगा। इसलिए सामाजिक समूह के बीच में अंदेशा क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और सामाजिक समूह के बीच में अंदेशा कम होगा तो इसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि एक तो अशांति जो छाती है वो नहीं होगी, दूसरा अस्थिरता जो होती है, राजनीतिक अस्थिरता वो नहीं होगी। आगे बात समझ में? कैसा कि जो राजनीतिक अशांति छा जाती है वो नहीं होगी, और प्लस जो अस्थिरता छा जाती है वो भी नहीं होगी। अगर हम क्या करें, दो सामाजिक समूह के बीच में जो है अंदेशा उसका कम हो जाना ही बेटर रहेगा अगर सत्ता की साझेदारी लागू की जाती है। आगे बात समझ में? एक तरफ तो लग सकता है कि हमें बहुसंख्यकवाद अच्छा है, हम प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर बहुसंख्यकवाद कायम होगा तो अल्पसंख्यक के साथ तो शोषण हो ही रहा है, उसके अधिकारों को तो शोषण, उसके अधिकारों हनन तो हो ही रहा है, व्यक्तिगत अधिकारों का, उसके सामाजिक आर्थिक अधिकारों का तो हनन हो ही रहा है। साथ ही क्या करेगा, बहुसंख्यकवाद खुद का भी नुकसान कर बैठेगा। सिंपल सी बात है, देश की एकता क्या पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आंदोलन स्वरूप बन जाएगा, और आंदोलन स्वरूप बनेगा तो सिंपल सी बात है राष्ट्रीय हानि होना तो स्वाभाविक बात बन जाएगी। आगे बात समझ में? ये पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क क्या हो गया कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये बात हमको कंफर्म कर लेनी है। कैसे कि लोकतंत्र कहता ही यही है कि जो लोग हैं वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, और जब शासन व्यवस्था के लोग अंतर्गत हैं तो सत्ता को उनके बीच में बांटा जाए। सिंपल सी बात है, इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोग नहीं तो क्या है, शासन व्यवस्था के चुनते हैं उनको। ये आप तो अच्छे से जानते हो कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिस व्यवस्था के अंदर लोग ही क्या होते हैं, शासक बनते हैं, और जो है वो अपने जो शासक है उसको चुनते हैं। आगे बात समझ में? ये वाली चीज आपको कंफर्म कर लेनी है। इसी के साथ में एक चीज और है, वैध सरकार। एक चीज और है, वैध सरकार। ये आपको याद करनी है कि वैध सरकार क्या होता है। ये वैध सरकार क्या है? वे व्यवस्था जिसके अंदर जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, वो वैध सरकार है। वे व्यवस्था जिसमें सामाजिक समूह अपने भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे वैध सरकार कहा जाता है। अगर आपसे बेल्जियम के 4 संविधान संशोधन के बारे में पूछे, आप बता दोगे आराम से, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद में कब से कब तक किया गया ये भी आप बता दोगे। उसके बाद में जो 4 संशोधन है उसके बारे में तो बता ही रहे। उसके बाद सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं आप उसी के बारे में बता सकते हो। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसे बनाया गया, ब्रुसेल्स को बनाया गया, ये भी आप बता सकते हो। कौन सी चीजें हैं जिसे अगर हम बहुत जो है सत्ता की साझेदारी अपन अपनाते हैं तो उसके माध्यम से क्या क्या चीजें नहीं देखी जाएगी, उसके हिसाब से अशांति अस्थिरता कम हो जाएगी। वैध सरकार किसे कहते हैं ये आप बता दोगे।
आगे बात समझ में। तो आज हमने पढ़ा क्या था कि बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई प्लस सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है। ओके, आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या क्या हो सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं योगेश जायसवाल आज आपसे विदा लूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना जो है कमेंट आप डाल सकते हैं, बिल्कुल वो हमारे पास तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं योगेश जायसवाल विदा लेता हूं। जय भीम।